तो क्या आप लोग तैयार हैं हमारे साथ आज एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए। और वो टॉपिक है क्लास 10 की केमिस्ट्री का मेटल और नॉन मेटल का। और इस मेटल और नॉन मेटल में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जो मेटल्स के रासायनिक गुण होते हैं उसके बारे में। अगर रासायनिक गुण की जैसे ही बात की जाएगी आपके दिमाग में ये नाचना चाहिए, क्या नाचना चाहिए कि हाँ रिएक्शन की बात की जा रही है। तो हम लोग कुछ पढ़ेंगे रिएक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मेटल्स के रिएक्शन होंगे। और साथ साथ में हम देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी वो क्या होती है, यानी जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। और फिर इसको हाइड्रोजन, जबकि ये धातुओं की श्रेणी होती है फिर भी हाइड्रोजन बीच में कहां से आ गया है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ एमएस कैरियर क्लासेस पर। मेरा नाम है मनोज कुमार। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। तो धातुओं का रासायनिक गुण नंबर 1 कौन सा है, यानी धातु क्रिया कर लेते हैं किससे, अम्ल से। और अम्ल की क्रिया मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको, वहां जाकर के आप आराम से देख सकते हैं। फिर दूसरी जो क्रिया होती है धातुओं की, जो बहुत सामान्य क्रिया होती है, धातु जो होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं। और धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। तो इसको गर्म करोगे और आप लोग, या फिर ऐसे क्रिया करा दो, गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सोडियम जो होता है इतनी सक्रिय धातु होती है कि ठंडे जल के साथ में भी क्रिया कर लेती है, हवा के साथ में भी क्रिया करने लगती है। इसको मिलाना पड़ेगा, गर्म कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर तो सोडियम क्रिया करेगा ऑक्सीजन से तो बना देगा सोडियम ऑक्साइड Na2O। फार्मूला कैसे बना है Na2O, मैंने भी पिछली वीडियो में इसको भी कवर किया है। तो फिर देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर कम है तो इधर 2 लगा देंगे। और देखिए सोडियम हो गया 4 तो यहाँ लगा देंगे सोडियम 4। तो इस तरह से ये समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। दूसरा कोई धातु देख लेते हैं कैल्शियम, ये क्रिया करेगा किससे, ऑक्सीजन से। तो ये बन जाएगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन कितना 2 और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ लगा दो 2, कैल्शियम हो गया 2, यहाँ लगा देंगे 2। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। ये हो जाएगा सोडियम धातु है तो सोडियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम धातु है तो कैल्शियम ऑक्साइड। इजीली आप लोग इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है नंबर 3। नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे जो धातुएं होती हैं वो किससे, अब जल से क्रिया करा देना। जो ज्यादा सक्रिय धातु होगी वो जल से क्रिया कर लेगी। तो हमको पता है Na जो है वो सक्रिय धातु है, इसकी क्रिया किससे कराते हैं, जल से। H2O जल से क्रिया कर लेगा। अब धातुएं जो होंगी शब्द में लिखने के लिए जल से क्रिया करने पर क्या बनाती हैं, ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाती हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी आ जाता है। सिर्फ ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन इस बार धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH। साथ साथ में इसमें जो हाइड्रोजन गैस होगी ना उसको निकाल देगा। तो ये हाइड्रोजन गैस इस तरह से मुक्त हो जाती है, कहां से, जल से। तो ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ये बनेगा हाइड्रोक्साइड। क्या बैलेंस है समीकरण, बैलेंस करने के लिए मैंने इसको भी कवर किया है फर्स्ट वीडियो में, जो हमारी पहली वीडियो है उसमें जाइए और देख लीजिए अगर समझ नहीं आया है बैलेंस करना। फिलहाल यहाँ पर कैसे बैलेंस करेंगे, सोडियम 1 यहाँ सोडियम 1 है, सोडियम का काम मामला तो ठीक ठाक है। मामला किसका फंस रहा है, हाइड्रोजन का, क्योंकि इधर हाइड्रोजन है 2, इधर भी है 2, लेकिन इधर 1 है ज्यादा, यानी 3 इधर है तो 3 इधर है, तो इधर 1 लगाएंगे तो फिर 2 1 कम 2 ही तो रहेगा। यहाँ पर लगा देंगे 2 तो 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ लगा देंगे 2 तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 2 4, लेकिन ऑक्सीजन बढ़ गया 2 तो ऑक्सीजन आ गया 2, और यहाँ पर सोडियम आ गया 2 तो सोडियम हो गया 2। इस तरह से आप कह सकते हैं। इस तरह से कोई भी धातु है अगर वो क्रिया किससे करेगी, जल से, तो क्या बनाएगी, वो तुरंत बना लेगी अपना हाइड्रोक्साइड। हम नेक्स्ट देते हैं चौथा नंबर, ये है कैल्शियम। ये क्रिया, या मैग्नीशियम लेते हैं इस बार, नहीं तो 2 ही आप बोलोगे। ये मैग्नीशियम के साथ नाइंसाफी हो रही है, मैग्नीशियम प्लस H2O तो बन जाएगा बच्चा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस बार MgOH। फार्मूला कैसे, OH का होल्ड OH होता है, इसको भी मैंने पीछे देखा है, ये सब बेसिक बता दिया ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। और प्लस इससे भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, का ये नहीं निकालेगा क्या, ये इसका दुश्मन थोड़े ना है, ये इससे ये भी हाइड्रोजन को निकाल देगा, क्योंकि हाइड्रोजन इसका दुश्मन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, अच्छा हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन वो हो जाएगा 2, तो ऑक्सीजन 2 होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। अब ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है। तो इस तरह से आप आसानी से इस रिएक्शन को कर सकते हैं। रिएक्शन करने का ये सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। आप आसानी से रिएक्शन कीजिए और अच्छे खासे
दिमाग वाले आदमी बन जाइए, ठीक, रिएक्शन में, रिएक्शन के तांत्रिक बन जाइए, जहां उठिए बैठिए रिएक्शन का एक मंत्र मार दीजिए और फटाक से रिएक्शन हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ने से पहले नहीं, और बढ़ते हैं, पहले कुछ नहीं, डायरेक्टली बढ़ ही जाते हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे किसके बारे में, धातुओं के बारे में। धातुओं के बारे में पढ़ ही रहे हैं, धातुएं ज्यादा सक्रिय होती हैं, तो इसके लिए एक सक्रियता के आधार पर एक श्रेणी बना दी गई है। जो ज्यादा सक्रिय है वो सबसे ऊपर, फिर जो कम सक्रिय है उसके नीचे, फिर जो उससे कम सक्रिय है उससे नीचे, जो सबसे कम सक्रिय है उसको सबसे नीचे, यानी सक्रियता के घटते क्रम में एक श्रेणी बनाई गई है। उसे कहते हैं कौन सी श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, या फिर आप कह सकते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। लेकिन भैया इसमें बीच में तो हाइड्रोजन आ जाता है, ये कहां से आ जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है बेटा वो क्या होता है, गैस होता है। आप लोग जानते हैं धातुएं जितनी होती हैं सिर्फ मरकरी को छोड़ करके सारी ठोस होती हैं। ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसमें अधात्विक धात्विक गुण पाया जाता है, यानी धातु वाला गुण पाया जाता है। लेकिन ये गैस है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ज्यादा गुण इसके अधातु से मिलते हैं, तो ये अधातु भी होता है। तो ये प्लस है, इसीलिए इसको रखा जाता है किसमें, धातुओं की तरह इलेक्ट्रॉन ये भी दे देता है, इसीलिए इसको धातुओं के साथ में रख लिया गया। चलो भैया इसको भी रख लो, ये थोड़ा अपने काम आ सकता है कभी कभी, तो इसको रख लिया गया। तो हाइड्रोजन होता है भैया बीच में, हाइड्रोजन से जितने ऊपर होंगे वो हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय होंगे, और हाइड्रोजन से जो नीचे होंगे वो हाइड्रोजन से कम सक्रिय होंगे। जो ज्यादा सक्रिय होगा वो दूसरे को किसी भी विलयन से हटा सकता है, यानी किसी भी यौगिक से हटा सकता है। अब देखेंगे पहले, सबसे पहले वो होगा पोटेशियम। कैमरामैन क्या यहाँ पर देखिए कि जो है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भैया, दिख रहा है, थैंक यू। पोटेशियम होगा, फिर पोटेशियम के बाद में आता है कौन सा, सोडियम, और सोडियम के बाद में आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद भैया आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद में आता है कौन सा, तो जेडन, जिंक, जिंक के बाद आता है एफी, एफी के बाद में आता है एसएन, एसएन माने टिन, टिन के बाद आता है एसबी, एसबी मतलब होता है क्या, सीसा, यस, सीसा, पीबी, एसपी नहीं पीबी होगा, सीसा तो पीबी होगा भैया। तो यहाँ पर जाएगा पी और बी, और फिर आ जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन। तो इतनी जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय है। अब देखो हाइड्रोजन कहाँ होता है आपको पता है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कॉमन एलिमेंट होता है, कॉमन तत्व है जो सब अम्ल में पाया जाता है, अम्ल का कॉमन तत्व है, यानी जितने भी अम्ल होंगे दुनिया में सब में क्या होगा, हाइड्रोजन होता है। ये कंपटीशन में कई बार बहुत तरह के कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा तत्व सभी अम्लों में कॉमन होता है, यानी ज्यादा पाया जाता है, सभी में पाया ही जाता है, तो वो है हाइड्रोजन। अब कोई तनु अम्ल है, तनु समझते हो, तनु का मतलब होता है कौन सा अम्ल, पतला अम्ल, यानी जिसमें जल की मात्रा ज्यादा मिला दी गई हो, और अम्ल हो गया है पतला। तो तनु अम्ल जो हो जाएगा उससे हाइड्रोजन को हटा देते हैं, यानी हाइड्रोजन को ये ऊपर सभी विस्थापित कर देंगे, कहां से, तनु अम्ल से। तो जहां भी तनु अम्ल है ऊपर वाले की क्या करेंगे, मान हमने लगा दिया कौन सा, Fe ले लिया, ठीक है, Fe और प्लस तनु H2SO4 ले लिया, कौन सा, तनु H2SO4, तो ये बन जाएगा H2 हट जाएगा, H2 हट जाएगा और प्लस बन जाएगा क्या, FeSO4, इधर जगह नहीं है तो आप इधर लिख लें FeSO4। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। लेकिन अगर यही काम कौन करना चाहे, इसके नीचे जो तत्व हैं, नीचे कौन से तत्व हैं, तो वो नहीं हटा पाएंगे हाइड्रोजन को तनु अम्ल से। ये है सक्रियता श्रेणी का उपयोग। इस सक्रियता श्रेणी का उपयोग कैसे करते हैं, तो हम ये मिटा रहे हैं, और फिर ये नीचे जगह नहीं है, जगह तो है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ थोड़ा सा जूम कर रखा है, क्योंकि आपको पूरा बोर्ड का जो साइड है वो दिखे ना, ओके। फिर आप दूसरा देखें, इससे नीचे जो होता है, यानी हाइड्रोजन से नीचे जस्ट होता है कॉपर, हाइड्रोजन के नीचे हो जाएगा कॉपर। तो कॉपर भैया जो अम्ल होगा, अम्ल से कॉपर हटा नहीं पाएगा, और मैंने पिछली वीडियो में बताया कि नहीं हटा पाता है, और उसके साथ में फिर क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की एक प्रयोगशाला विधि होती है, इसमें कॉपर की क्षीरन सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। आप आसानी से ये वीडियो देख सकते हो और समझ सकते हो। तो कॉपर आ गया, कॉपर के नीचे फिर होता है बच्चा Hg, और फिर उसके बाद में आता है Ag, OG और सुनो जी क्या है, Au, ये, और उसके बाद PT क्या, BT, ये है PT का मतलब प्लेटिनम, Au मतलब सोना, Ag मतलब चांदी, OG नहीं, Hg मतलब हाइड्रागेरम यानी मरकरी, और Cu मतलब कॉपर। अच्छा बताओ, कॉपर से ये जो नीचे है सारे, ये सबसे कम सक्रिय हैं। अब मैंने पहले ही बताया है ये कम सक्रिय हैं, इसीलिए इनको मिट्टी में छोड़ दो, पड़े रहेंगे 10 साल बाद उठाओ, थोड़ा सा मांज दो, धुल दो, साफ कर दो, वैसे फिर चमक उठेंगे। लेकिन अगर सोना चांदी, सॉरी चांदी नहीं, ये क्या है, जिंक है, और ये
आयरन है, एल्युमिनियम है, ये सब डाल दोगे तो जल्दी खराब होने लगते हैं और इन पर जंग लग जाता है, इनका संक्षारण हो जाता है, ये नष्ट होने लगते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ये विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, यानी सक्रियता श्रेणी होती है। अच्छा, सक्रियता श्रेणी का कौन सा क्रम है? ये सक्रियता का घटता क्रम है। घटता क्रम, नीचे को तीर लगाया तो घटता क्रम नीचे को होगा। अब ये भी घटता क्रम है इससे नीचे को, और ये वाला इसी के नीचे होगा भैया। इसको उठा करके तुम अपनी कॉपी में इसके नीचे पेस्ट कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट। ओके, अच्छा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं कि चलो कैल्शियम ज्यादा सक्रिय है कि मैग्नीशियम। तो जाहिर सी बात है कैल्शियम ऊपर है तो कैल्शियम ज्यादा सक्रिय है। अब कैल्शियम का लवण है और मैग्नीशियम है, तो कैल्शियम का लवण अगर होगा और मैग्नीशियम उससे क्रिया कराओगे तो मैग्नीशियम नहीं हटेगा, सॉरी कैल्शियम नहीं हटेगा। अगर कैल्शियम से क्रिया कराओगे मैग्नीशियम के लवण से तो किसी भी लवण से वो हट जाएगा। अब जैसे मान लो हमारे पास है Fe प्लस CuSO4। अब देखो Cu कहाँ है, Cu यहाँ है, मतलब हाइड्रोजन के नीचे और Fe ऊपर है, तो ये वाला हट जाएगा। तो ये हो जाएगा तीर लगा करके क्या, FeSO4। अब जानते हैं ये कॉपर सल्फेट है, ये लवण है, कॉपर का लवण है। और फिर प्लस क्या आ जाएगा बच्चा, Cu हट जाएगा तो Cu आ जाएगा। अगर यही काम करें हम, लिखें Cu प्लस FeSO4 और तीर लगा दें तो लिखें CuSO4, यानी ये कॉपर इस Fe को हटा देगा और प्लस Fe आ जाएगा। तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि Fe जो है वो नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि Fe जो ज्यादा सक्रिय है किससे, कॉपर से, क्योंकि कॉपर यहाँ हाइड्रोजन के नीचे जस्ट आएगा और हाइड्रोजन के जब नीचे आ जाएगा तो ये इन सबसे तो नीचे, हाइड्रोजन से नीचे है तो इसके Fe से तो और नीचे है, तब इसको नहीं हटा पाएगा। तो पूछ लिया जाता है कि कॉपर सल्फेट, Fe जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है, विस्थापित कर देता है, लेकिन कॉपर Fe सल्फेट के विलयन से, यानी फेरस सल्फेट के विलयन से Fe को नहीं हटा पाता है, लोहे को नहीं हटा पाता है। क्यों? तो इसका यही कारण होता है कि सक्रियता श्रेणी में उससे नीचे होता है और कम सक्रिय होता है, इसलिए नहीं हटा पाता है। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन इसको लिख सकते हैं। और कभी-कभी देखो ये तो फेरस ये है कौन सा सल्फेट बच्चा, ये है कॉपर सल्फेट। इसका विलयन जब बनाओगे तो विलयन इसका नीला नीला दिखेगा। नीला दिखता है किसके कारण, इसके आयन के कारण। तो जब ये नीला दिखेगा ना तो, और लोहे की कील इसमें डाल देते हैं, कभी बोला जाता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहे की कील डाल देते हैं तो उसका विलयन का रंग जो हो जाता है वो नीले से हरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो नीला किसके कारण होता है, Cu के कारण। और जब लोहे की कील डालोगे तो लोहा जो है कॉपर को हटा देगा और खुद आ जाएगा, और लोहे के जो आयन होते हैं वो हरे कलर के होते हैं, तो इसीलिए इसका रंग क्या हो जाएगा, ये अब हरा कलर का हो जाएगा, ये हो जाएगा हरा। और ये पहले था नीला, तो नीले से क्या बन गया बच्चा, हरा बन गया, कॉपर अकेला हो जाएगा वो तरह। तो आप इस तरह से बता सकते हो रंग क्यों बदलता है। रंग बदलने के यही कारण है कि उसको विस्थापित कर देता है और उसका रंग किस कलर का होता है, किसका रंग इस कलर का होता है, फेरस यानी Fe के आयन का कलर हरा होता है। तो कैसी लगी वीडियो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताइए कि आप लोग इसको पसंद करते हैं कि नहीं। वो कैसे बताएंगे, वो बताएंगे ऐसे या फिर ऐसे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।